हेलो ट्रेनीज, मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, डीएड SEHI सेमेस्टर सेकेंड, थियरी पेपर नंबर 8, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है। इस पेपर के अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 डेवलपमेंट ऑफ स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं और इस यूनिट के अंतर्गत यूनिट 3.3 का अध्ययन आज हम लोग करेंगे, जो कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन है, जिसका हिंदी में अर्थ ट्रेनीज श्रवण बाधित बच्चे में वाणी विकास की अवस्थाएं है। तो आज हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत यह देखेंगे कि श्रवण बाधित बच्चे में वाणी विकास की अवस्थाएं क्या हैं और किस अवस्थाओं तक वाणी विकास बच्चों में, श्रवण बाधित बच्चे में होता है और किस अवस्था के बाद उनकी वाणी विकास जो है बाधित होने लगती है। तो ट्रेनीज, आइए हम लोग देखते हैं कि श्रवण बाधित बच्चे में वाणी विकास की अवस्थाएं क्या हैं। इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। वाणी और भाषा विकास सभी बच्चों में एक समान नहीं होती है। ऐसे बच्चे जिनमें श्रवण दोष पाए जाते हैं, जिनके कारण उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है अथवा जिन्हें स्पष्ट रूप से सुनने, ध्वनियों को पहचानने और उसका सही अर्थ लगाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है, तो श्रवण दोषों से युक्त दिव्यांगता के शिकार माने जाते हैं। इस दृष्टि से इस प्रकार के दिव्यांग बच्चे की मुख्यतः 2 श्रेणियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी 2 श्रेणियाँ होती हैं? एक श्रेणी जो है डेफ चिल्ड्रेन, जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है, इसको कि हम बधिरता के नाम से जानते हैं। और दूसरा हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसको कि ऊंचा सुनने वाले बच्चे जो होते हैं उनको हार्ड ऑफ हियरिंग के नाम से जानते हैं। तो ट्रेनीज, यहाँ पे डेफ चिल्ड्रेन जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है उन्हें डेफ चिल्ड्रन कहते हैं। और हार्ड ऑफ हियरिंग, जो बच्चे ऊंचा सुनने वाले होते हैं, ऐसे बच्चों को हार्ड ऑफ हियरिंग, जो कि सीवियर से प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट सीवियर लेवल के होते हैं, तो ऐसे बच्चे हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं। तो जो सीवियर बच्चे हैं या जिनमें सुनने का थ्रेशोल्ड लेवल 70 डेसिबल से अबव है, तो ऐसे बच्चे जो है हार्ड ऑफ हियरिंग कहलाते हैं। श्रवण बाधित बच्चे की भाषा सीखने और बोलने के कौशलों पर श्रवण बाधित बच्चे की भाषा सीखने और बोलने के कौशलों पर गंभीर प्रभाव होता है। इनके गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास होता है। तो जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं उनको जो है गहन प्रशिक्षण द्वारा जो है ट्रेनिंग के माध्यम से उनमें वाणी विकास कराई जाती है। श्रवण बाधित बच्चे की भाषा में उच्चारण दोष अधिक होता है। जो बच्चे जन्म से बहरे या बधिर होते हैं उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और गंभीर रूप से श्रवण बाधित बच्चे की बड़ी कठिनाई यह होती है कि उनमें भाषा का सामान्य विकास नहीं होता है। तो जिन बच्चों में भाषा का सामान्य विकास नहीं होता है,
तो कहीं न कहीं से उनकी जो है भाषा प्रभावित होती है। भाषा जब प्रभावित होती है तो संप्रेषण करने में उन्हें असहजता होती है। तो श्रवण बाधित बच्चे में वाणी विकास की अवस्थाएं। तो टेनिस देखते हैं कि श्रवण बाधित बच्चे में वाणी विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो वाणी एवं भाषा विकास हेतु ऐसा माना जाता है, वाणी और भाषा विकास हेतु ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद से 3 वर्ष की उम्र तक का समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको कि बच्चे का क्रिटिकल एज के नाम से हम जानते हैं। और वाणी एवं भाषा का विकास बच्चे की श्रवण क्षति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। तो श्रवण क्षति का आधार क्या है, उस पर भी वाणी और भाषा का विकास जो है निर्भर करता है। जैसे माइल्ड, मोल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड अलग अलग श्रवण क्षति है, या कंडक्टिव नेचर के अकॉर्डिंग कंडक्टिव, मिक्स्ड हियरिंग, सेंसरी, न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो इन पर जो है वाणी और भाषा का विकास हमें देखने को मिलता है। तो टेनिस प्रारंभिक भाषा विकास देखते हैं। तो भाषा विकास के अर्जन में बच्चे के श्रवण, सामाजिक, गत्यात्मक तथा संज्ञानात्मक क्रियाकलाप का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सोशल मोटर स्किल और कॉग्निटिव स्किल के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से भाषा विकास में ये सब जो है पूर्व आकांक्षाओं के रूप में शामिल होती हैं। पहला टेनिस प्रारंभिक भाषा विकास में क्रंदन, रुदन, जिसको क्राइंग कहते हैं, रोना बच्चे की प्रथम ध्वनि होती है जो जन्म के समय होती है और जीवन के प्रथम 3 महीनों के दौरान। यद्यपि बच्चे केवल हंसते व चिल्लाते हैं, परंतु उन्हें श्रवण या सुनने की शक्ति का संकेत मिलता है। तो इसका मतलब बच्चा जो है, जब बच्चा हंसता है, चिल्लाता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन हमारे सामने देखने को मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे जो है सामान्य रूप से उनको सुनाई दे रहा है। और बच्चे जन्म लेते ही अपनी श्वास प्रणाली को संपन्न करने के लिए, तो श्वास प्रणाली संपन्न करने के लिए रोता है। यदि बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है तो जो एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन है, वो प्रक्रिया अगर बाधित होती है तो पर्याप्त रूप से जो है ऑक्सीजन फेफड़े में या लंग्स में नहीं पहुंचती है। जब लंग्स में नहीं पहुंचती है तो बहुत प्रकार से बच्चों में डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। और कभी कभी ब्लूनेस, बच्चों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लूनेस का शिकार होते हैं, जिससे उनका जो है न्यूरॉन, जो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों में जो है रोना जो है अति आवश्यक होता है जन्म के समय। यदि जन्म के समय रोना आवश्यक नहीं होता तो हमारे समाज में जो भी भगवान या गॉड के बारे में कॉन्सेप्ट है कि भगवान तो सभी परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान, सामान्य आदमी रोता है, हंसता है, दुख भाव प्रकट करता है, लेकिन जो गॉड या भगवान है वो इन सब स्थितियों को आसानी से समंजन या सामंजस्य से बैठाते हैं। तो भगवान राम को भी रोते हुए दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि
इसका एक वैज्ञानिक आधार है कि श्वसन प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। यदि बच्चे जन्म के समय नहीं रोते हैं तो एफेसिया स्पीच डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं। तो एफेसिया स्पीच डिसऑर्डर में जो है क्या होता है कि इसमें जो है हियरिंग एबिलिटी जो है वो प्रभावित होती है, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, क्योंकि एफेसिया एक संवेदी समस्या होती है जिससे सुनने की क्षमताएं प्रभावित होती हैं। यदि बच्चा रोता नहीं है तो स्वर तंत्रियाँ भी प्रभावित होती हैं। तो बच्चा रोता नहीं है जन्म के समय तो जो ओकल कार्ड है उसका वाइब्रेशन ठीक तरीके से नहीं होता है। जब ठीक तरीके से नहीं होता है तो बाद की अवस्था में जो है बाद की वाणी विकास की अवस्थाओं पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है तथा ओकलाइजेशन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो ओकलाइजेशन का मतलब स्वर उच्चारण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। बच्चे की प्रारंभिक पहचान इस अवस्था से हो जाती है। तो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, अर्ली इंटरवेंशन जो है हमें इसी 0 से 3 वर्ष की अवस्था के बीच में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल हियरिंग वाला बच्चा हो या एबनॉर्मल हियरिंग वाला बच्चा है। तो इस प्रकार से हमें पहले से ही तैयार रहना होता है, अभिभावक को जागरूक करना होता है कि 3 वर्ष का जो क्रिटिकल टाइम है उसमें आप अधिक से अधिक बच्चों के साथ सक्रियता से सहभागीदारी करते रहिए। यह वाणी के विकास के लिए पहली अवस्था है। जब वह रोता है तभी उसका वाणी विकास शुरू होता है। तो हियरिंग जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन हैं उनका जो वाणी विकास जो शुरू होती है वो रोने की स्थिति, पहली अवस्था जो है वो रोने की प्रक्रिया से आरंभ होती है और दूसरी अवस्था जो है वो कोइंग अवस्था। तो कोइंग अवस्था जो 2 से 4 माह के बीच होती है, यह अवस्था 2 से 4 महीने तक होती है। इसमें बच्चे अपनी समस्या को रोकर बताते हैं। तो कोइंग की अवस्था जो है 2 से 4 महीने तक होती है। इसमें बच्चे अपनी समस्या को रोकर बताते हैं। इस स्टेज में बच्चा ओ, ई, आ, उ और कू आदि प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है। यह ध्वनि स्वतः निकलती है। जैसा कि नॉर्मल चिल्ड्रन में होता है वैसे ही इनमें भी होता है कि इनमें मतलब एबनॉर्मल हियरिंग चिल्ड्रन में भी यह ध्वनियाँ स्वतः निकलती है। यह वाणी विकास की दूसरी अवस्था हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की वाणी विकास की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में जो आवाज़ निकलती है वह अर्थपूर्ण नहीं होती है। इसमें बच्चा जानबूझकर आवाज़ नहीं निकालता है बल्कि यह अनैच्छिक क्रिया होती है। वह अपने माता पिता व परिवार का ध्यान इसके द्वारा आकर्षित करता है। तो यहाँ तक जो है वाणी और भाषा विकास जो है नॉर्मल बच्चों की तरह ही हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में होता है। तीसरी अवस्था देखते हैं स्वरों उच्चारण की अवस्था, वोकलाइजेशन स्टेज 4 से 6 माह। तो इस अवस्था में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ निकालने का प्रयास करता है। बच्चा आ, ई, उ आदि ध्वनियाँ निकालता है, लेकिन यह जो है आवाज़ जानबूझकर नहीं निकालता है। यह आवाज़ जो है बच्चा जानकर या जानबूझकर नहीं निकालता है, बल्कि यह स्वतः निकलती है। ज़्यादा मात्रा में और कुछ जोड़ने का प्रयास करता है। तो इस अवस्था में जो है बच्चा जब ध्वनि निकालता है तो उसमें कुछ न कुछ स्वतः ही वो ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। तो यह वाणी विकास की तीसरी अवस्था है ट्रेनिस। चौथी अवस्था जो है बबलिंग, जो कि 6 से 8 माह, जिसको कि बबलाना नाम से जानते हैं। यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में बच्चा बबलाता है। बच्चा वाह,
वा, पा, पा, दा, दा, मा, मा, ये सब ध्वनियाँ एकल रूप में बोलते हैं। तो इस अवस्था में यह अपने आप से बोलता है, वह स्वयं खेलता है। यह अवस्था अर्थपूर्ण नहीं है, केवल आनंददायी है, किंतु अभिभावक समझते हैं कि वह पापा, दादा और मामा बोल रहा है। इस अवस्था के बाद से ही श्रवण बाधित बच्चे की वाणी जो है, वाणी विकास की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है। इस अवस्था के बाद से ही बच्चे में वाणी और भाषा विकास की प्रक्रिया वो जो है प्रभावित होने लगती है या प्रभावित हो जाती है। इस अवस्था से श्रवण बाधित बच्चे आगे की अवस्था में जाने के बजाय पीछे लौटने लगता है, जिससे धीरे धीरे बोलना कम कर देता है, जिससे वह सुनता नहीं है। तो उसके कारण उसके मस्तिष्क में शब्दकोश में वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि वह सुनता नहीं है और न सुनने के कारण वातावरण से उसका संबंध स्थापित नहीं हो पाता है और वाणी विकास नहीं हो पाता है। लगभग 8 महीने की आयु तक सामान्य श्रवण वाले बच्चे एक एक अक्षर में बोलते हैं, जबकि श्रवण बाधित बच्चों में ऐसे अक्षरों का विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अब उनकी जो है श्रवण जो क्षमता है वो प्रभावित हो रही है। वहीं पर 12वें महीने में सामान्य बच्चा एक सार्थक शब्द बोलने लगता है, जबकि श्रवण बाधित बच्चा ऐसे सार्थक शब्द को नहीं बोल पाता है। तो श्रवण बाधित बच्चे ऐसे सार्थक शब्द नहीं बोल पाते। जिन बच्चों में सुनने की हल्की या सीमांत क्षति होती है, हल्की, मॉडरेट या माइल्ड लेवल का बच्चा है, जिसकी कि 26 डेसिबल से लेकर के 40 डेसिबल और 41 से लेकर के 55 डेसिबल की क्षति वाले बच्चे जो हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रेन हैं, सुनने के आधार पर वे कुछ शब्द बोल सकते हैं, परंतु वे स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी या वाणी चिकित्सा के माध्यम से या स्पीच टीचिंग के माध्यम से, वाणी शिक्षण के माध्यम से इनमें जो है वाणी और भाषा का विकास किया जा सकता है। 2 साल तक के एक सामान्य बच्चे में लगभग सर्वनाम और क्रियाओं से संबंधित शब्द भंडार संग्रहित होने लगते हैं, जबकि श्रवण बाधित बच्चे संकेत भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो इस अवस्था में 2 साल की अवस्था में जो श्रवण बाधित बच्चा है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग या संकेत से कोई वस्तु को या वस्तुओं को या खाने पीने की वस्तुओं को संकेत के माध्यम से मांगता है, और यदि वह बोलता है तो हो सकता है कि उसके शब्द अस्पष्ट न हों। तो टेनिस नेक्स्ट देखते हैं। 4 साल का एक सामान्य बच्चा अपने पसंद के रंगों का नाम जान लेते हैं तथा वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का विकास उनमें होने लगता है, जबकि श्रवण बाधित बच्चे केवल संकेत भाषा में ही बात करते हैं और वे विजुअल रूप से रंगों में विभिन्नता तो देख रहे हैं, लेकिन श्रवण क्षति होने के कारण जो है वो बच्चे ओकलाइज उस रंग को नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे केवल संकेत भाषा में ही बात करते हैं या सीमित शब्दों की अस्पष्ट वाणी ही बोलता है, जो उसकी श्रवण शक्ति सीमा पर निर्भर होती है। ट्रेनिस और जब बच्चे में वाणी और भाषा का विकास नहीं होता, वाणी
विकास नहीं होता है तो ऐसे बच्चों में हमें वाणी दोष जो है देखने को मिलता है। तो वाणी दोष का प्रभाव बच्चे के जीवन में अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है और उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी प्रभावित होती है। मुख्यतः ये वाणी दोष निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लिस्पिंग, ध्वनि परिवर्तन। तो इस प्रकार का दोष उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनके स्वर से संबंधित अवयव परिपक्व नहीं होते हैं। स्वर से संबंधित मतलब स्वर यंत्र, तालु, जीभ इत्यादि जो है अवयव या अंग परिपक्व नहीं होते हैं। दूसरा है वाणी विकास न होने से क्या हो बच्चे में कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग। तो अस्पष्ट उच्चारण का कारण जिह्वा, ओठ और जबड़ों में विकृतियों से होती है। वहीं पे स्टैमरिंग या हकलाने में ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है और सहजता से ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है। चौथा, टेनिस वाणी का विकास नहीं होने से स्वर्णबाधित बच्चे या जिनको माइल्ड और मॉडरेट लेवल के होते हैं उनमें यह उच्चारण दोष देखने को मिलता है। तुतलाने, स्टटरिंग की क्रिया बच्चों और वयस्कों दोनों में पाई जाती है। तुतलाने में बच्चे बोलने में अधिक समय लेता है, जैसे प प प प प प पंखा। तो इस तरीके से वो बच्चा जो है उसको अधिक समय बोलने में लगता है। पांचवा जो है टेनिस, तीव्र अस्पष्ट वाणी, इल्यूटरिंग। इसमें बोलने की गति इतनी तीव्र होती है कि शब्द स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से टेनिस वाणी विकास नहीं होने के कारण बच्चे की भाषा और संप्रेषण विकास नहीं हो पाता है। आशा 1993 के अनुसार, आशा एक संगठन है जहाँ पे कि स्पीच से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का एक रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में है। अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन 1993 के अनुसार वाणी विकार वाणी ध्वनियों, प्रवाह और आवाज़ की उच्चारण का एक दोष है। तो वाणी विकार में जो है वाणी ध्वनियों, जो साउंड्स है, जो फ्लुएंसी है, जो वॉइस है, उसमें एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इस तरह की बात जो है आशा 1993 ने कही है। तो वाणी विकास अवरुद्ध होने से बच्चे का समायोजन भी समाज में नहीं हो पाता, जिससे वह अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है। तो टेनिस इस यूनिट का अध्ययन करने के पश्चात 2 प्रश्नों का उत्तर लिख करके आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख कर भेजिएगा ताकि हम लोगों को फीडबैक मिल सके, और फीडबैक मिलता है तो हमें और उत्साह से कार्य करने में मदद मिलती है। तो टेनिस नोट करिए प्रश्नों को। पहला प्रश्न, वाणी विकास से क्या तात्पर्य है? और दूसरा प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चे की वाणी विकास की अवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए या विस्तार से उसका वर्णन कीजिए। तो विभिन्न अवस्थाओं को वर्णन करना है इस प्रश्न में। टेनिस लिख करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा। धन्यवाद।